मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारे हीरो नानी द नेचुरल स्टार, जिसका नाम इस मूवी में बासु होता है, वो हैदराबाद में एक शॉर्ट मूवी बनाना चाहता है। वो अपनी दोस्त का कॉफ़ी शॉप में कुछ लड़कियों का ऑडिशन भी लेता है, लेकिन उसे उस शॉर्ट्स मूवी के लिए परफेक्ट किरदार नहीं मिलने के कारण वो निराश हो जाता है और वो निराश होकर एक कॉफ़ी शॉप में बैठता है, जहाँ पर उसे कीर्ति नाम की एक सुंदर सी लड़की दिखती है। कीर्ति वही लड़की होती है जो इस शॉर्ट्स मूवी के लिए परफेक्ट होती है। बासु मौका देखकर उसे अपनी शॉर्ट मूवी में काम करने के लिए ऑफर देता है, लेकिन कीर्ति मुझे एक्टिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है यह बोलकर मना कर देती है। बासु के बार बार रिक्वेस्ट करने पर कीर्ति मान जाती है। शूटिंग स्टार्ट होता है और कुछ दिन अच्छे से काम चल रहा होता है, लेकिन एक दिन शूटिंग के दौरान कीर्ति को कुछ गुंडे गंदे तरीके से छू रहा होता है। बासु को पता चलने पर वो उस गुंडे को धुलाई करने लगता है। उसी दौरान उन गुंडों में से एक गुंडा बासु के सर पर मार देता है, जिसका चलते बासु को कान में से खून निकलने लगता है और बासु बहुत अजीब बन जाता है और उसके फिजिकल बिहेवियर में भी चेंज होने लगता है। कहने का मतलब यह है कि बासु अलग व्यक्ति बन जाता है और वो सब गुंडों को अजीब तरीके से पीटने लगता है। कीर्ति बासु को उसके लिए गुंडों को मारते देख वो बासु से प्यार करने लगती है। शूटिंग के खत्म होने से एक दिन पहले बासु अपने फ्रेंड्स के लिए पार्टी रखता है और वहां पर कीर्ति भी आती है। कीर्ति बासु के लिए एक शर्ट लाती है और वो बोलती है कि इसे तुम खास दिन पर पहनना, जिससे मुझे ये पता चले कि तुम मुझे भूले नहीं हो। उसी रात कीर्ति बासु को प्रपोज कर देती है और वो दोनों फिजिकली होने लगता है। उसी दौरान बासु अचानक से रोजी का नाम लेता है, जिसे सुनकर कीर्ति गुस्सा हो जाती है और वो जाने लगती है। बासु के बार बार समझाने पर वो नहीं मानती और वो वहां से चली जाती है। कीर्ति अपनी पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चली जाती है। यहाँ पर बासु अपनी शॉर्ट मूवी कंप्लीट होने के बाद एक प्रोड्यूसर को दिखाता है। प्रोड्यूसर बहुत ही खुश हो जाता है और उसे एक मूवी बनाने के लिए ऑफर देता है। बासु खुश हो जाता है और अपनी नई मूवी की तैयारी में लग जाता है। एक दिन उस प्रोड्यूसर का फोन आता है और वो बोलता है कि क्या तुम मूवी का स्क्रिप्ट मुझे कल दिखा सकते हो, क्योंकि मैं कल से 1 महीने के लिए अमेरिका जा रहा हूँ और मैं यहाँ पर 1 महीने के बाद आऊँगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कल सुबह को स्क्रिप्ट दिखाओ। बासु हो जाएगा बोलकर स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर देता है। वो ड्रिंक करते करते लिखना स्टार्ट करता है, लेकिन वो लिख नहीं पा रहा होता है। बार बार लिखने के बाद कैंसिल कर रहा होता है कि अचानक से फिर से उसके कान से खून आने लगते हैं और वो टोटली डिफरेंट हो जाता है, जिसके चलते वो अपनी पूरी मूवी का स्क्रिप्ट कंप्लीट कर लेता है और वो उस प्रोड्यूसर को दिखाता है। प्रोड्यूसर स्क्रिप्ट को देखकर बोलता है कि मैं तुम्हारे इस मूवी पर पैसा लगाऊंगा, तुम ये फिल्म बनाओ। यह सुनकर बासु बहुत ही खुश हो जाता है और पूरी मेहनत से काम करना चालू कर देता है। 1 साल के बाद मूवी बनकर तैयार हो जाता है और थिएटर में रिलीज करता है। पब्लिक को मूवी बहुत ही पसंद आता है और मूवी सुपर डुपर हिट हो जाता है, जिसके चलते बासु बहुत ही बड़े फेमस डायरेक्टर बन जाता है। मूवी के सुपर हिट होने के कारण इस मूवी का हिंदी में भी रीमेक बनना चाहिए बॉलीवुड के कुछ प्रोड्यूसर चाहते हैं। बॉलीवुड में भी इस मूवी का डायरेक्टर बासु ही होना चाहिए। इस बारे में बासु के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बासु कीर्ति द्वारा गिफ्ट की हुई शर्ट को पहनकर जाता है, लेकिन वहां पर बासु को कॉपीराइट इशू होने के कारण गिरफ्तार कर लिया जाता है। बासु को एसआर पब्लिकेशन द्वारा कॉपीराइट दिया होता है। एसआर पब्लिकेशन का कहना था कि बासु ने उसका 50 साल पहले श्याम सिंह रॉय द्वारा लिखे गए सबसे पॉपुलर और सबसे अधिक बिकने वाला उपन्यास अस्तित्व का हूबहू कॉपी किया है। बासु के गिरफ्तारी की खबर आग की तरह फैल जाता है और ये खबर कीर्ति के पिता कीर्ति को फोन करके इन्फॉर्म करता है। कीर्ति फोन पर बासु के गिरफ्तारी वाला वीडियो देखती है। कीर्ति ये भी देखती है कि बासु वही शर्ट पहने होती है जो उसने बासु को गिफ्ट किया होती है। वो समझ जाती है कि बासु अभी भी उससे प्यार करता है और उसे हेल्प करने के लिए फौरन बासु के दोस्त के पास चली जाती है। उसके बाद कीर्ति अपनी कजिन सिस्टर लॉयर पद्मावती को हायर करती है, जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट होती है। केस लड़ने से पहले पद्मावती वासु से मिलती है। वासु को बोलती है कि क्या तुमने सच में स्क्रिप्ट को चुराई है? अगर चुराई है तो कबूल कर लो, इससे तुम्हारे सजाए कम हो जाएगा। वासु बोलता है कि ये मेरा ओरिजिनल स्टोरी है। इसके बाद मामला कोर्ट तक जाता है। कोर्ट में पद्मावती के ऑपोजिट लॉयर कृष्णमूर्ति होता है, जो कि बहुत बड़े फेमस लॉयर होता है। वो जज से दरख्वास्त करता है कि उन्होंने मेरे क्लाइंट को स्टोरी को हूबहू कॉपी किया है, जिसके चलते उन्हें सजाए जरूर होना चाहिए। वहीं बासु बोलता है कि नहीं, ये मेरा खुद का कंटेंट है, मैंने कहीं से भी कॉपी नहीं किया है। अगर विश्वास नहीं होता है तो लाई डिटेक्शन टेस्ट करवा लो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जज इसके लिए ऑर्डर दे देता है और लाई डिटेक्शन करवाता है। लाई डिटेक्शन करवाने के बाद रिपोर्ट को जज तक पहुंचाता है। जज बोलता है कि रिपोर्ट के मुताबिक वासु सच बोल रहा है, लेकिन कृष्णमूर्ति जज को बताता है कि लाई डिटेक्शन का रिजल्ट कोर्ट में पूरी तरह से मान्यता नहीं देता है, क्योंकि इसमें झूठ भी बोला जा सकता है। सब कुछ सुनने के बाद जज वासु को 3 दिन के जमानत पर छोड़ देता है, ताकि उन्हें अपनी सच्चाई का सबूत पेश कर सके।
उसके बाद रात को पद्मावती बोलती है कि मैंने सैम सिंह रॉय के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा की है। वो बोलती है कि सैम सिंह रॉय के फादर एक बंगाली थी और मदर तेलुगु। सैम सिंह रॉय ने लव मैरिज की थी। उसके फैमिली में सैम सिंह के 3 और भाई थे और सैम सिंह सबसे छोटा था। वो सब लोग वेस्ट बंगाल में रहते थे। कुछ साल के बाद सैम सिंह बहुत बड़ा राइटर बन गया, लेकिन 1977 के बाद सैम सिंह रॉय के बारे में किसी को पता नहीं कि वो कहाँ गायब हो गया। और तो और 1985 में एक कार एक्सीडेंट में उसका भाई का मौत हो गया और उसके भाइयों के मरने के बाद एसआर पब्लिकेशन उसके भतीजे चला रहा है, जिसने वासु यानी कि तुम पर केस किया है। ये सब सुनने के बाद वासु सैम सिंह रॉय के पिक्चर्स देखने लगता है और उसके लिखी गई बुक्स को पढ़ने लगता है, लेकिन फिर से उसके बिहेवियर में चेंज होने लगता है और उसके कान से ब्लड निकलने लगता है, जिसे देखने के बाद कीर्ति को अजीब लगता है, क्योंकि इससे पहले काफी बार उसके साथ ऐसा हो चुका होता है और इसके बारे में अपनी प्रोफेसर साइकोलॉजिस्ट लीला से डिस्कस करती है। उसके माइंड में क्या चल रहा है ये सब जानने के लिए वासु को बुलाता है और वासु को कैमरे के आगाड़ी उसे क्लिनिकल हाइप्नोसिस करती है। वासु हाइप्नोसिस होने के बाद फिर से उसके बॉडी लैंग्वेज चेंज होने लगता है और कान से खून निकलने लगता है। इसके बाद लीला पूछती है कि तुम कौन हो। वासु बोलता है कि मैं सैम सिंह रॉय हूँ। और ये रोजी कौन है ये पूछने पर वो बोलता है कि ये मेरा धर्म पत्नी है। उसके बाद 1969 को वेस्ट बंगाल को सीन दिखाता है, जहाँ पर सैम सिंह रॉय के पास्ट का बारे में दिखाता है। सैम सिंह रॉय वेस्ट बंगाल में अपने भाई के साथ रह रहा होता है। सैम सिंह रॉय अपने गांव में ऊंच नीच को नहीं मानता है और उसके खिलाफ भी होता है, जिसके चलते उसके भाई उससे काफी नाराज होता है। एक दिन सैम सिंह रॉय देखता है कि ऊंचे जात के आदमी द्वारा नीचे जात के आदमी को कुआं से पानी नहीं दे रहा था। नीचे जात के आदमी को प्यास लगी थी, लेकिन किसी ने उसे पानी नहीं दे रहा होता है। यह सब देखने के बाद सैम सिंह रॉय नीचे जात के आदमी को लेकर खुद पानी निकालने के लिए कुएं की तरफ जाने लगता है, जिसे देख के ऊंचे जात के आदमी बोलता है कि अगर ये नीचे जात के आदमी कुएं के पानी पी लिया तो ये कुआं का पानी अपवित्र हो जाएगा। यह सुनकर सैम सिंह रॉय उस नीचे जात के आदमी को कुएं के अंदर डाल देता है और उसे रस्सी की मदद से ऊपर ले आता है और ये बोलता है कि अब ये कुआं का पानी अपवित्र हो गया है। अगर आप लोग अपवित्र पानी पीना चाहते हैं तो पी सकते हैं, नहीं तो ये कुआं का पानी नीचे जात के आदमी के हुए। यह सब देखकर ऊंचे जात के आदमी सब लोग मिलकर सैम सिंह रॉय के बड़े भाई को बोल देता है, जिसे सुनकर सैम सिंह रॉय के बड़े भाई बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसे एक झापड़ मार देता है। ये बोलता है कि तुम इस गांव में नीचे जात के आदमी को बढ़ावा क्यों दे रहे हो। यहाँ पर ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग ऊंचे जात के आदमी है और हमारा मान सम्मान यहाँ पर बहुत ऊंचा है। यह सुनने के बाद सैम सिंह रॉय घर छोड़ने का फैसला करता है। भाई मनोज उसे रोकने का प्रयास करता है, क्योंकि उसके भाई मनोज सैम सिंह रॉय को बहुत ही प्यार करता है। सैम सिंह भी उसे माँ का दर्जा देता है और वहीं बड़े भाई को पिता का दर्जा दे रहा होता है। मनोज के रोकने पर भी वो नहीं मानता और रात को बड़े भाई को पैर छूकर जाने लगता है। रास्ते में नदी होने के कारण उस पार नाव से जाना पड़ता है, लेकिन नाव के चालक गांव में हो रहे नवरात्रि के समारोह में होता है, जिसे ढूंढने के लिए वो उस मेले में चले जाता है। वहाँ पर उसे मैत्री नाम की एक लड़की को नाचते हुए देखता है और वो उसे देखकर उस पर मोहित हो जाता है। वो उसे पसंद करने लगता है। नाच गान खत्म होने के बाद नाच रहे सभी लड़की को मंदिर के अंदर बंद कर देता है। इसके बारे में पता लगाने पर उसे पता चलता है कि ये सब लड़की बांग्लादेश से लाया गया है और ये सब देवदासी है, यानी कि उसके ऊपर सिर्फ भगवान का अधिकार है। अब यहाँ पर रात को देखते हैं कि उस मंदिर के अंदर सब देववासियों को लाइन में खड़ा कर देता है। वहाँ पर एक महंत आकर कोई एक लड़की को इशारा करता है और उसे अपने साथ लेकर चले जाता है, अर्थात वो महंत जिसे चाहे उसे अपने साथ ले जाकर द्रव्य व्यवहार कर सकता है। दूसरे दिन सैम सिंह रॉय फिर से मैत्री को देखने के लिए मंदिर आ जाता है। वो नवरात्रि तक घर से बाहर जाने वाला प्लान को कैंसिल कर दिया होता है। वो मौका देखकर मैत्री को अपने साथ बाहर जाने के लिए बोलता है। मैत्री कुछ ना बोलकर मंदिर के अंदर चली जाती है। मैत्री अपनी क्लोज फ्रेंड के साथ ये सब बात बोलती है कि आज मुझे एक आदमी ने अपने साथ बाहर जाने के लिए बोला है। एक्चुअली मैत्री भी उसे पसंद करने लगी थी, क्योंकि सैम सिंह रॉय उसे देखने के लिए हर दिन आया करता था। एक दिन सैम सिंह रॉय बोल देता है कि आज रात 10 बजे मंदिर के पीछे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैत्री लगभग 10:30 बजे के आसपास सैम सिंह रॉय से मिलने आ जाती है।
श्याम सिंह रॉय उसे नदी किनारे ले जाता है और उसे नाव चलाना भी सिखाता है। यह सब देखकर मैत्री बहुत ही खुश होने लगती है। अब यहाँ पर हर रात मैत्री श्याम सिंह रॉय से मिलने लगती है। उसी दौरान श्याम सिंह रॉय मैत्री का नाम रोजी रख देता है। नवरात्रि की अंतिम रात को श्याम सिंह रॉय रोजी को हमेशा के लिए अपने साथ कलकत्ता जाने के लिए बोलता है। रोजी भी उसे प्यार करती है और वो जाने के लिए तैयार हो जाती है। अगले रात को काफ़ी देर तक श्याम सिंह रोजी का इंतजार करता है, लेकिन रोजी नहीं आती है। रोजी बहुत देर तक नहीं आने पर वो खुद ही अंदर चले जाता है। वो देखता है कि बहुत सारे देवदासियां भीड़ में खड़ी थी और रोजी बहुत ही घायल अवस्था में वहां पर लेटी हुई थी। श्याम सिंह रॉय रोजी को गोद में उठाकर पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ। तब जाकर एक देवदासिया सब सच्चाई बताती है। यहाँ पर हम जानते हैं कि रोजी अपने सारे कपड़े पैक कर रही थी आने के लिए, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर महंत आ जाता है। वो एक छोटी सी लड़की को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन उसका विरोध रोजी करती है। रोजी की विरोध करने पर वो महंत बहुत ही गुस्सा हो जाता है और रोजी को बहुत ही मारता है और तो और उस पे पेशाब भी कर देता है। यह सब सुनने के बाद श्याम सिंह बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो उस महंत को सबक सिखाने के लिए महंत के पास जाता है। वो महंत को अच्छी तरह से कूटने के बाद उसका प्राइवेट पार्ट को काटकर जलते हुए कोयले पर उसे फेंक देता है, ताकि उसको उसकी कर्मों का सजा मिल सके। और उसके बाद श्याम सिंह रोजी को लेकर कलकत्ता चले आता है। वहाँ पर वो प्रिंटिंग प्रेस में बिना पैसे के काम करने लगता है। उसका ओनर उसे खाने के साथ साथ रहने के लिए एक घर देता है। कुछ दिन के बाद श्याम सिंह रॉय रोजी से शादी कर लेता है। शादी के बाद बहुत दिनों तक बच्चा न होने पर वो दोनों एक डॉक्टर से मिलता है, जहाँ पर उसे ये पता चलता है कि रोजी कभी भी मां नहीं बन सकती। सब जानने के बाद भी वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक दिन श्याम सिंह अपने ओनर को एक स्क्रिप्ट लिखकर बोलता है कि इसे छाप दो। उसका ओनर भी उसे छाप देता है, जिसे वहाँ के पब्लिक बहुत ही पसंद करते हैं। देखते ही देखते श्याम सिंह रॉय बहुत बड़े लेखक बन जाता है और वो बहुत सारे बुक्स भी लिख डालता है। पब्लिक भी श्याम सिंह द्वारा लिखे गए सभी बुक्स को बहुत ही प्यार देता है। लोग उसे रिलेट करने लगता है, क्योंकि पब्लिक श्याम सिंह की बुक से काफी प्रभावित होता है। श्याम सिंह बहुत ही फेमस हो जाता है। देखते ही देखते श्याम सिंह का फेम चारों तरफ आग की तरह फैलने लगता है और वो बहुत बड़े अमीर लेखक बन जाता है। बहुत सारे पैसे आने के बाद श्याम सिंह रॉय वहीं रह रहे अपने घर के पास खाली जगह पर एक घर बनाने के लिए सोचता है और ये बात रोजी से बोलता है। रोजी बोलती है कि मुझे मेरे जैसे कई सारे जगह पर देवदासियों को फिक्र हो रही है। यह सुनने के बाद श्याम सिंह उसी टॉपिक पर एक बुक लिखता है और वहीं खाली जगह पर देवदासियों के लिए ऐसा ट्रस्ट के नाम से एक घर बना देता है, जिनमें देवदासियों के लिए खाने पीने की सारी जिम्मेदारी श्याम सिंह रॉय खुद उठाने लगता है। यह सब देखकर रोजी बहुत ही खुश हो जाती है। रात को एक दिन रोजी श्याम सिंह को गोद में सोकर बोलती है कि मैं बहुत ही खुश हूँ और मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि मैं जब भी मरूँ तो मैं तुम्हारी गोद में ही मरूँ और उस वक्त मेरे चेहरे पर एक स्माइल हो। अगले दिन उसके घर पर उसका भाई मनोज आता है और वो बोलता है कि बड़े भाई बीमार है और वो आपसे मिलना चाहता है। यह सब सुनकर श्याम सिंह जाने की तैयारी करने लगता है, लेकिन रोजी बोलती है कि तुम वहाँ पर मत जाओ, मेरी दिल बहुत ही घबरा रहा है, क्योंकि महंत के मरने के बाद पता नहीं वहाँ के गाँव वाले तुम्हारे साथ क्या करें। श्याम सिंह बोलता है कि बड़े भैया मेरे पिता की तरह है, कुछ नहीं होगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं वापस जरूर आऊँगा। यह बोलकर वो जाने लगता है। रास्ते में वो नाव पर एक छोटी सी लड़की को नाव पर एक पेंटिंग बना रहा देखती है। यह देखकर श्याम सिंह एक शॉर्ट स्टोरी लिखकर अपने भाई मनोज को पढ़ने के लिए देता है। मनोज पढ़कर वो पर्चा अपने पास ही रख लेता है। घर पहुंचने पर उसके दोनों भाई मनोज को सामान लाने के लिए बाजार पठा देता है। उसके बाद श्याम सिंह के दोनों भाई श्याम सिंह को बोलता है कि उसने उसके लिए एक लड़की को पसंद की है और उसे उस लड़की से शादी करनी पड़ेगी। यह सुनने के बाद श्याम सिंह बोलता है कि मैंने रोजी से शादी कर लिया है। यह सुनकर उसके बड़े भाई उसके पेट में चाकू मार देता है। वहीं उसके दूसरे भाई पीछे से चाकू मारकर श्याम सिंह को हत्या कर देता है, क्योंकि महंत के मरने के बाद श्याम सिंह उस देवदासी से शादी कर लेने पर उसके मान सम्मान चली गई थी और उस मान सम्मान को दोबारा पाने के लिए उन्होंने अपने भाई को ही मार देता है। जब सामान लेकर मनोज वापस घर आता है तब श्याम सिंह को घायल अवस्था में देख उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन उसे पकड़ लेता है। श्याम सिंह बोलता है कि मैंने रोजी से वादा किया है कि मैं वापस जरूर आऊंगा। यह बोलकर वो मर जाता है। उसके बाद मूवी के प्रेजेंट सीन को दिखाता है कि वासु को अपना पूर्ण जन्म याद आ चुका होता है और वो रोजी को ढूंढने के लिए कलकत्ता जाता है। वो वहीं घर जाता है जहाँ पर वो रोजी के साथ रह रहा था। वहाँ पर वो रोजी के बारे में पूछताछ करता है। उसे पूछताछ करने के बाद उसे पता चलता है कि श्याम सिंह के काफ़ी दिनों तक वापस न आने पर रोजी उसे ढूंढने के लिए
चली गई थी और वो भी वापस नहीं आई। और ये भी देखता है कि उसका द्वारा बनाया गया देवदासी के लिए ट्रस्ट भी उजड़ चुका है और वहाँ पर रह रहे सभी देवदासी पहले के स्थान पर लौट चुका होता है। उस घर में वासु को रोजी का टूटा हुआ घुंघरू मिलता है, जिसे देखकर वो अपने हाथ में लेकर रोने लगता है। वही पद्मावती कोर्ट में साबुत के तौर पर वासु को हिप्नोसिस करके रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो दिखाकर बोलती है कि श्याम सिंह रॉय वासु के जरिए पूर्ण जन्म लिया है, लेकिन यह बात कृष्णमूर्ति मानने के लिए तैयार नहीं होता है। वो बोलता है कि अगर श्याम सिंह रॉय ही वासु है तो कोई प्रूफ दिखाओ। वहीं प्रूफ ना होने पर जज कोर्ट में वासु के खिलाफ अपना जजमेंट सुनाने ही वाला होता है कि तभी वहां पर एक शख्स स्पेशल गेस्ट के रूप में आकर बोलता है कि वासु ही श्याम सिंह रॉय के पूर्ण जन्म है। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि श्याम सिंह रॉय के भाई मनोज सिंह रॉय होता है। कृष्णमूर्ति के सबूत मांगने पर मनोज वही स्क्रिप्ट दिखाता है जो श्याम सिंह रॉय ने नाव में वो छोटी सी लड़की को पेंटिंग करते देख खुद अपने हाथों से लिख कर दिया होता है। और तो और मनोज ने उसका कोई भी कॉपी पब्लिश नहीं किया होता है। फिर भी वासु ने कीर्ति के साथ अपनी शॉर्ट वीडियो उसी स्क्रिप्ट के हूबहू बनाया हुआ होता है। उसके बाद मनोज खुद एसआर पब्लिकेशन का ओनर होने के कारण अपना केस फिरता ले लेता है, जिसे वासु पर लगे सारे आरोपों से वाइजत बरी कर देता है। मनोज वासु से माफी मांगता है कि उसे उस दिन कुछ भी मालूम नहीं था कि उसके बड़े भाई ने ही उसे मारने वाला था, और ये भी बोलता है कि रोजी अभी भी जिंदा है। मनोज बोलता है कि तुम्हारे मरने के बाद मैंने उसे अपने अंकल की गांव में सेफली रखा हूं और रोजी अभी एक डांस स्कूल चला रही है। यह सुनने के बाद वासु बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि वो अभी वासु नहीं बल्कि श्याम सिंह रॉय होता है। वो लोग रोजी को ढूंढते ढूंढते वहां पर चले जाता है। श्याम सिंह रोजी के पास जाकर वो रोने लगता है। रोजी भी उसे देखकर रोने लगती है। रोजी श्याम सिंह के गले लगकर उसके बाहों में बैठ जाती है और अपने चेहरे पर एक स्माइल देकर अपने इच्छा के अनुसार रोजी श्याम सिंह के बाहों में शांति से मर जाती है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।